नमस्कार। मैं सियादवाद इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। 8 मार्च 2021 को मेरी पहली वर्कशॉप हुई थी इस इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद आज मुझे फिर से मौका दिया गया कि मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख सकूं। आप सभी यहाँ पर पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के। आयुर्वेद में हम लोग एक श्लोक पढ़ा करते हैं, हमें पढ़ाया जाता है स्वस्थ व्रत में कि वैद्य द्रव्य उपस्थाता रोगी चिकित्सा पाद चतुष्टया, डॉक्टर, पेशेंट, मेडिसिन और अटेंडेंट, ये चारों मेडिकल साइंस के 4 पिलर्स हैं। और इन 4 पिलर्स को जब कैरेक्टराइज करते हैं, इनके गुणों के बारे में इतना डीपली बताया गया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो इन चीज़ों के बारे में अभी बात करती है, लेकिन हज़ारों साल पहले की जो हमारी वैदिक प्राचीन संस्कृति है आयुर्वेद, उसके अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली डिस्कशन किया गया है। जैसा अभी इन बच्चों ने जो होस्ट कर रहे थे उन्होंने बताया कि ये जो टॉपिक है पीसीओडी पीसीओएस के ऊपर है। बेसिकली वुमेन्स हेल्थ और पेन मैनेजमेंट, ये मेरी स्पेशलिटी है। आई एम मास्टर्स इन आयुर्वेदा फार्माकोलॉजी एंड एमडी ऑल्सो, पीजी डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी एंड पंचकर्मा, and also food and clinical nutrition PG diploma in Institute of Economics Delhi, MBA also। ये थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने की। टीचिंग करना, ट्रेनिंग देना, ये मेरा पैशन है। तो वंस इन अ वीक किसी ना किसी कॉलेज में जाके मैं अक्सर एड्रेस करता हूँ वुमेन्स हेल्थ को लेकर। अभी जैसे अभी ये बच्चे बता रहे थे कि आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी उसकी। बहुत सारे लोग, अगर हम किसी डॉक्टर से पूछें कि हेल्थ का मतलब क्या है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही जवाब देखने को मिलता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो उसे हेल्दी माना जाएगा। यस और नो? हेल्थ सच अ बोरिंग टॉपिक, ये बहुत बोरिंग टॉपिक है, वो आपके चेहरे बता रहे हैं। But now you are the part of this industry, so you have to energize each and every time। आपको उत्साहित तो होना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। भले ही मैं आयुर्वेद स्कॉलर हूँ, लेकिन पिछले 3 सालों ने बता दिया कि पूरी दुनिया को कि आयुर्वेदा मेडिकल साइंस एक बेस्ट साइंस है जो आपको हेल्दी रख सकती है। अगर आयुर्वेद के हिसाब से मैं परिभाषित करूं, तो आयुर्वेद में कहा जाता है कि समदोषा समाग्निश्चा सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्मने इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि जिस व्यक्ति को भूख ठीक लगती है, जिसका पेट साफ होता है, जिसकी वात पित्त कफ तीनों चीज़ें बैलेंस हैं, जिसको स्लीप बहुत अच्छी आती है, इसको थकान महसूस नहीं होती, जिसका मन प्रसन्न है, इंद्रियां प्रसन्न हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, उसी व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। अगर हम डिजीज़ फ्री हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हेल्दी हैं। इस एंटायर वर्ल्ड में हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। आयुर्वेद में लिखा गया है शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि यानी कि बीमारियां। कि शरीर व्याधियों का मंदिर है, शरीर व्याधियों का एक रहने का स्थान है। अब इससे हम फाइट कैसे कर सकते हैं? जैसा मैं अभी आपको कह रहा था, हेल्थ सच ए बोरिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अनुशासित रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें खाना पीना छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी खानी पीनी पड़ती हैं जिनको आदमी नहीं करना चाहता। हर कोई जानता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, मगर उठता कोई नहीं। सो आई बैक टू माई टॉपिक, वुमेन्स हेल्थ। यहाँ पे जितना भी पैरामेडिकल कोर्स का स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं एक सवाल मेरे सभी बच्चों से है, क्या वाकई में वुमेन्स हेल्थ के ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और अगर है तो ऐसा क्यों है? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हमारी वुमेन ही हेल्दी रहेगी तो फिर वो अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अगर फैमिली का वो अच्छे से ध्यान रखेगी तो फैमिली अच्छी होगी, और फैमिली अच्छी रहेगी तो हमारी कम्युनिटी अच्छी रहेगी, कम्युनिटी अच्छी रहेगी तो हमारी नेशन अच्छी रहेगी। आप सभी सहमत हैं इनसे? ओके, चलिए। और कोई? जो बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम मेनली फोकस करते हैं हेल्थ के ऊपर। जस्ट बिकॉज मदर इज जस्ट द रूट ऑफ अ फैमिली, वो एक जड़ है उस फैमिली की। तो एज वी नो दैट कि जो भी हमारे बर्थ गिविंग होती है वो मदर्स ही होती हैं।
तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, अगर मदर हेल्दी होगी तो भी हमारी आने वाली जनरेशन हेल्दी होगी। अभी जिस तरीके का दौर चल रहा है, हम 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं। अभी लास्ट मंथ हमने वुमेंस डे हमने सेलिब्रेट किया 8 मार्च को, और वुमेंस डे जब शुरू किया गया था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, आप लोगों ने वो हिस्ट्री सुनी होगी, तो मेन उसका मकसद क्या था? इक्वलिटी। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, अक्सर इस पर बहुत गहरा डिबेट हो जाता है, लेकिन क्या संभव है? सो वुमेंस हेल्थ की जब बात आती है तो वुमेंस हेल्थ को अगर हम कलयुग की बात करें, 100 साल की आयु मानी गई है कलयुग में, तो इसमें जो रिप्रोडक्टिव एज है 12 साल से 45 साल तक की जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, मेनास टू मेनोपोज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है। जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं सारी इसी दौर में होती हैं, यस और नो? तो रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज़्यादा वेरी करता है किसी भी महिला के स्वास्थ्य के ऊपर। लेकिन समस्या सबसे बड़ी जो मैंने देखी है आज तक, मैं 3 साल पहले मैंने इस वर्कशॉप को मैंने डिज़ाइन किया, और अब तक करीबन 100 से ज़्यादा वर्कशॉप में अलग अलग कॉलेजेस में मैं कर चुका हूँ। लास्ट वीक हमारा एक सेशन था विद्या नॉलेज पार्क मेरठ में। तो हर जगह की स्थिति वही है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो रूट ग्रास लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, स्थिति सब जगह एक है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेके सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं। वो सबके बारे में सोच लेंगी, लेकिन कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती। तो जागरूकता का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारे हमारे जैसे डॉक्टर्स हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन फॉलो कितने लोग कर रहे हैं? जो रिप्रोडक्टिव एज है मेनास टू मेनोपोज, इसके अंदर मेरे हिसाब से 4 फेज़ आते हैं। मेडिकल साइंस भी ऐसा कहती है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया जो मेरे अपने एक्सपीरियंस है पिछले 16-17 सालों के। इसमें सबसे पहले मेनार्ज, जब लड़कियों को पीरियड्स होने शुरू होते हैं, उसके बाद मैरिड लाइफ उनकी शुरू होती है, प्रेगनेंसी, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम फेज़ आ जाता है, फिर मेनोपोज कंडीशन है। मेनोपोज कंडीशन में भी प्री मेनोपोजल कंडीशन भी है और पोस्ट मेनोपोजल फेज़ भी आता है। तो उन 40-45 सालों में कई फेजेस से लड़कियों को, महिलाओं को रूबरू होना पड़ता है। इस एंटायर पीरियड को अगर मैं देखूं तो केवल एक चीज़ इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज, डू यू ऑल एग्री विद मी? क्या लिखा है? वुमेन्स हेल्थ ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज डिपेंड्स ऑन मैन। मैं सही हूँ अपनी जगह पे? मैन ही रेस्पॉन्सिबल है। मैन का मतलब आदमी। ग्रेट। नेक्स्ट, नो, वो भी है, वो है, जिम्मेदार है पुरुष भी उस टाइम पे, लेकिन यहाँ पर मैन का मतलब है मेंस्ट्रुएशन एंड न्यूट्रिशन। डू यू नो अबाउट दैट? आपको हेल्दी मेंस्ट्रुएशन और न्यूट्रिशन का एक सही जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवेयरनेस चाहिए तो वो इसके लिए चाहिए। आज जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं वो सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रही हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली द मेंस्ट्रुएशन, यू नो ऑल दैट, बट फिर भी थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहूँगा। शायद कुछ मिथ हो जिसको बहुत सारे लोग मानते भी हैं कि ऐसा होना नॉर्मल है, बट नहीं, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं तो हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली द मेंस्ट्रुएशन? नेक्स्ट, आयुर्वेद में एक कोट की गई है चरक संहिता के अंदर, उसमें लिखा गया है कि मासी मासी रजस्रीनाम रसजम स्रवती त्रयम वत्सरात द्वादशार्धूर्ध्वं याति पंचा शतक्षयम। आगे मासान्यपिच्चा चिद्धार्थी पंचरात्रानुबंधी च नैवाति बहु नात्यल्परम शुद्ध माँ दिशेत। इसका पूरे श्लोक का जो मतलब है, चरक संहिता के श्लोक हैं, और इसमें ये कहा गया है कि 12 वर्ष की अवस्था में, ये कलयुग के विषय में लिखा गया कि 12 वर्ष की अवस्था में लड़की को रजस्वला होती है, पीरियड शुरू होते हैं, जो लगभग 50 वर्ष की आयु तक चलते हैं। इनकी जो कल्चर है वो इसकी 3 से 5 रात्रि मानी गई हैं कि 3 से 5 रात्रि तक पीरियड्स होना चाहिए। अगर उससे कम है या उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। जो स्टेन है जो रिलीज़ होता है वो ब्राइट रेड कलर का हो,
और किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो शरीर को, पेन, वॉमिटिंग, हेडेक, काफ मसल्स में पेन, ऐसे बहुत सारे डिसास्टर, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट ड्यूरिंग पीरियड्स लड़कियों के अंदर आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो उसको हेल्दी मेंस्ट्रुएशन माना जाएगा। अगर इन तीनों कंडीशन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा दिनों तक ब्लीडिंग हो रही है, 5 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग चल रही है, तो इट मीन्स कोई ना कोई इशू है। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं धात्वग्नि मांद्य, कि रक्त और वायु ये दोनों के दोनों दूषित होके पूरे शरीर के अंदर ट्रेवल करते हैं और फिर बहुत सारी डिजीज़ इससे पैदा होती हैं। जो कॉमन डिजीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसी का कोई भी सवाल हो, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई आर्गुमेंट करना चाहता हो कि जैसे मैंने अभी कहा कि पेनफुल नहीं होना चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोग समझते होंगे कि ऐसा होना नॉर्मल है, जबकि ये एबनॉर्मेलिटी है। और सबसे पहले इसी की बात करूं, दैट इज़ इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का माने पीरियड्स 3 दिन पहले हो गए, कभी 5 दिन बाद हो गए, कभी 10 दिन पहले हो गए, कभी 10 दिन बाद हो गए, क्योंकि एग्जैक्टली जो फेज़ है वो 27 से 30 दिन का है। इन बिटवीन 2 साइकिल्स द गैप शुड बी जस्ट 27 to 30 days, नॉट लेस देन 27, नॉट मोर देन 30 days। अगर ऐसा हो रहा है तो इट मीन्स कोई ना कोई इश्यूज क्रिएट होंगे ही होंगे। सो रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, उसके लिए हम लोग ये टर्म यूज़ करते हैं। सीधे सीधे इसको आम भाषा में क्या बोल देते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, कि हार्मोनल इम्बैलेंसिंग है। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि हार्मोन्स LH, FSH, TSH सभी के सभी नॉर्मल थे, बट फिर भी प्रॉब्लम को पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी ड्यू टू उसकी प्रकृति। हम लोग आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट करते हैं वो वात पित्त कफ के आधार पे करते हैं, ठीक है। सो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ है जो लगभग सभी लोगों में, लड़कियों में आजकल देखने को आ रही है। एंड द सेकेंड इज डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया इज अ पेनफुल पीरियड्स, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, हेडेक। किसी को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है तो किसी को उससे पहले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं किसी भी पैथी का विरोधी नहीं हूँ, हर पैथी का अपना एक चार्म है, हर एक की अपनी एक प्रोटोकॉल है, लेकिन एक मेडिकल साइंस ये बोलती है कि पेनफुल पीरियड इज नॉर्मल बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन। उनके पास कोई मेडिसिन उसके लिए नहीं है, ले दे के एनाल्जेसिक या पेन किलर्स वगैरह एंटीबायोटिक दे देते हैं, उससे काम चल जाता है। लेकिन डिस्मेनोरिया अगर एक टर्म यूज़ की गई है तो इसका मतलब ये डिजीज़ है। अगर ये डिजीज़ ना होती तो क्यों मेडिकल साइंस की टेक्स्ट इसमें टेक्स्ट किया जाता है इसको, राइट? तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तभी इसका ट्रीटमेंट भी दिया गया। हम लोग इसको बोलते हैं कष्टार्तक, कि कष्ट से पीरियड्स होना। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जिनको लोकल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। करीबन 150 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैंडल किए हम लोगों ने पिछले 16-17 साल में, कि जिनको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता था। पड़ोसियों तक को पता चल जाता है कि बच्चे की तबीयत खराब है। और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक लेने का नुकसान भी उठाना पड़ता है। वी नो ऑल दैट कि लिवर और किडनी उससे सीधे इम्पैक्ट होता है। सेकंड, ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया इट मीन्स पीरियड स्किप होते हैं, ऊपर नीचे चले जाते हैं। लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज को अक्सर इन्फेक्शन माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कि कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड, अगर किसी पेशेंट का पेट ठीक नहीं है तो उसको ये वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, उसकी कल्चर बिल्कुल अलग प्रकार की है। एक टाइफाइड इंड्यूस्ड होता है, टाइफाइड बहुत पुराना रुका हुआ है और पता चला बार बार इन्फेक्शन की दवाएं चली जा रही हैं, पेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज ठीक होने में नहीं आता। ऐसे पेशेंट आते हैं जो 10 साल 20 साल पुराने केस हैं कि लोअर बैक पेन है, वाइट डिस्चार्ज बंद नहीं हो रहा, इन्फेक्शन पेट में बार बार हो जाता है, तो उसका जो रूट कॉज है वो टाइफाइड निकल के आता है। फिर टाइफाइड के ऊपर जब ट्रीटमेंट किया तो पेशेंट को काफ़ी उसमें लाभ मिला। और सबसे बड़ी समस्या है जो पेट का इन्फेक्शन बनता है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एजिथ्रोमाइसिन, बहुत बड़ा रोल वो प्ले करती है इंटेस्टाइन को वीक करने में, डिहाइड्रेटेड करने में। नेक्स्ट इज मेनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। मेनोरेजिया और मेट्रोरेजिया को लेके बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। बेसिकली मेट्रोरेजिया इज़ कि जब पीरियड्स मोर देन 5 डेज हों, ब्लीडिंग कंटिन्यू 7-8 दिन तक चलती रहे, तो उसको हम मेट्रोरेजिया की कैटेगरी में रखते हैं। और मेनोरेजिया इज़ लाइक अ लिकोरिया, कि जो स्टेन आता है, पेशेंट कभी ये नहीं बोलता कि मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, वो बोलते हैं कि मेरे को बार बार पीरियड्स आ जाते हैं महीने में 3-4 बार।
बेसिकली दैट इज़ मैनोरेजिया। तो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस है, और एक बैक्टीरियल है, एक मॉल नरिशमेंट की वजह से है। या तो एडिनोमाइसिस है पेशेंट को, या फिर यूट्रस में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, या उसको फाइब्रोसिस बन गया है। पीसीओडी एंड पीसीओएस मेन टॉपिक यही है। इसको मैं थोड़ा सा डीपली इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद में 10 मिनट के लिए। पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ अभी पहले ये मैरिड वुमेन्स में देखने को मिलती थी, बट अभी कुंवारी लड़कियों में भी इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, बल्कि यूट्रस एंड फाइब्रॉइड, ये तो 99% चांसेस होते हैं कि मैरिड वुमेन को ही मिलती है। गायनोलॉजिकल कैंसर, मिसकैरेज, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सब हार्मोनल डिसऑर्डर हैं। सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस, द गर्ल्स एंड वुमेन्स आर नॉट अवेयर अबाउट मेंस्ट्रुएशन, व्हाट एग्जैक्टली द मेंस्ट्रुएशन, उसके ऊपर कोई काम नहीं करता। उसमें बहुत बड़ा रोल सोसाइटी का भी है। बहुत सारी चीज़ों का ऐसा रोल है कि अभी एकल परिवार होने लगे। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, 3-4 महिलाएं घर में होती थी काम करने के लिए। अभी एक के ऊपर ही सारा बर्डन है। और एक बहुत बड़ा दोष भी है, एक पूरी लॉबी है जो इस बात का विरोध करती है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वो उसमें नहीं, किचन में जाने से कि हमको अछूत माना जाता है, ठीक है, जबकि उसके लॉजिक है, वो साइंटिफिक है पूरी तरीके से। अभी जब मैं हाइजीन पे आऊँगा तो देन आई विल एक्सप्लेन। सो ये सारे के सारे हार्मोनल डिसऑर्डर हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं। यस और नो है कि नहीं? इंडिया में, अगर इंडिया की बात करूं, मैं वो रिपोर्ट आज लेके नहीं आया। 2 साल पहले हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी रिपोर्ट आई थी, जो 10 साल तक उन्होंने डेटा कलेक्ट किया ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। इंडिया में हालात इतने बुरे हैं कि अगर केवल पीसीओडी की बात करूं तो 6 और 7 गर्ल्स आर अफेक्टेड पीसीओडी आउट ऑफ 10, ठीक है। और इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और इतना हो हल्ला इसका मचा रखा है चारों तरफ से, और थोड़ी सी अवेयरनेस का काम है बस इसमें। बाकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। गैस, एसिडिटी, हेयर फॉल, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, टाइफाइड, थायराइड, ये सब जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से हैं और कुछ नहीं है। लिटरली मैं अक्सर कहता हूँ द इन ऑल ओवर वर्ल्ड द सम पीपल आर ओवरवेट एंड सम आर मॉल नरिश्ड। मॉल नरिश्ड माने तो कुछ लोगों के अंदर कुछ चीज़ें कम हो गई हैं, लाइक विटामिन डी कम हो गया, विटामिन बी कम हो गया, HB कम हो गया, आयरन कम हो गया, तो ऑल आर मॉल नरिश्ड। एंड सम आर ओवरवेट, किसी का थायराइड बढ़ गया, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, किसी का फैट बढ़ गया, तो ओवरवेट हो गए। तो बैलेंस कर दो, कैसे? एक हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा, एक्सरसाइज करके, हेल्दी डाइट को यूज़ करके, उन सब चीज़ों को करके आप अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं। सो हार्मोनल डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये रिप्रोडक्टिव एज में लगभग सभी लड़कियों में और महिलाओं में कोई ना कोई देखने को ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट, बट मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर अफेक्टिंग 5 to 10% वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 to 45। ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया इस वर्कशॉप को डिज़ाइन करने के लिए कि नई अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिसास्टर अपने आसपास की लाइफ में, बहुत सारी मैरिज मैंने डिस्टर्ब होते हुए देखी हैं, बहुत सारे डिवोर्स होते हुए देखे हैं। व्हाट एग्जैक्टली द PCOD? देयर आर 3 सिम्टम्स ऑफ PCOD, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसके 3 लक्षण होते हैं। द फर्स्ट इज ओलिगोमेनोरिया, पीरियड्स गोज टू मोर देन 35 days, एंड द सेकेंड इज ओबेसिटी, बेले फैट इसमें सबसे पहले डेवलप होता है, एंड थर्ड इज हर्सुटिज्म, फेशियल हेयर डेवलप होते हैं मेल सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के एनहेंस होने की वजह से। अगर इन तीनों में से एक सिम्टम है, अगर इन तीनों में से एक सिम्टम है तो दैट इज कॉल्ड PCOD, द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इफ द सिम्टम्स गोज टू मोर देन 1, 3 ही तो हैं, 3 में से अगर 2 भी हैं तो उसको PCOS माना जाता है, देन डिसऑर्डर बिकम्स टू सिंड्रोम। और सिंड्रोम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिंड्रोम इज मैनेजेबल, आप मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ठीक नहीं कर सकते।
और किसी को भी एक रात में पीसीओडी और पीसीओएस नहीं होती। ये पीसीओडी बनती है और फिर धीरे धीरे पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखे होंगे अपने आसपास के बहुत सारे लोकेलिटीज़ में, अपने आसपास के रिश्तेदारों में भी आपने कोई ना कोई केस ऐसा निश्चित रूप से सुना होगा कि शादी को कई साल हो गए, कंसीविंग नहीं हुई। ये सबसे बड़ा डिसास्टर है, सबसे बड़ा। एक स्टूडेंट ने अभी जन्म की बात कही थी, हमें जन्म देने वाली नारी है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा हर्डल भी है। हर दिन जाने कितने केस आते हैं इस पीसीओडी पीसीओएस के। पिछले 20 सालों में इतिहास में, मेडिकल साइंस के इतिहास में इतने इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं बने जितने पिछले 20 सालों में डेवलप हुए हैं इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आईवीएफ किसने सुना था आपसे 15 साल पहले? और ये बहुत ही टिपिकल, एक्सपेंसिव और एक महिला के लिए तो बड़ी दर्दनाक वो स्थिति है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए? अवेयरनेस। यहाँ पे हैं कई 4-5 केस इस हॉल के अंदर भी हैं जिनको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अब तो एक्सपीरियंस हो गया इतना, ठीक। तो पीसीओडी के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी लक्षण आपको आता है तो आप सबसे पहले उसके ऊपर काम कीजिए। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। और योग की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा इसका ट्रीटमेंट है। 2 एक्सरसाइज होती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उस एक्सरसाइज से, दैट इज़ बटरफ्लाई एक्सरसाइज, एंड सेकेंड इज कपाल भाती। इफ़ यू डू रेगुलर 100 टाइम्स कपाल भाती एंड 100 टाइम्स बटरफ्लाई एक्सरसाइज द बद्ध कोणासन, सो आप इसको पूरी तरीके से आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। और अवॉइड ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, वो जंक फूड, ये पिज़्ज़ा, मोमोज, बर्गर्स वगैरह, इन सब को आप अवॉइड कीजिए। हेल्दी डाइट आप लीजिए, आप बिना मेडिसिन के इससे ठीक हो सकते हैं। एंड सच अ बिग रेंज ऑफ आयुर्वेदा सप्लीमेंट्स अभी मार्केट में बहुत सारे उपलब्ध हैं। आप कोई भी एक सप्लीमेंट उसमें से लेके यूज़ कीजिए जो ऑर्गेनिक हो और हार्मफुल ना हो आपके लिए। ये एक ऐसी समस्या है पीसीओडी जिसने बहुत सारी फैमिलीज़ को डिस्टर्ब किया है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस करने के पीछे जो मेरा एकमात्र मकसद है वो यही है कि आप इस चीज़ को, इस नॉलेज को आप गेन कीजिए। भले ही आप मॉडर्न मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, आप सोच रहे होंगे यार हम क्यों आयुर्वेद की तरफ ध्यान दें, ठीक है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद के हिसाब से आप अपने डेली रूटीन में कर रहे हो। आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हो अपने लिए फेस वॉश परचेज करने के लिए तो आप ऑर्गेनिक या आयुर्वेद की बात करते हो। आप जब कॉस्मेटिक रेंज आप परचेज करते हो तो आप उसमें आप उसी को ढूंढते हो, कहीं से कोई बढ़िया चीज़ हमको मिल जाए, क्योंकि हमने मान लिया है कि वो एक नॉन साइड इफ़ेक्ट थेरेपी है। वो आपको हेल्प दे सकती है, वो आपकी रोग मुक्त भी कर सकती है। आयुर्वेदा इज़ ए प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक ऑल्सो। ये बचावकारी भी है और आपकी रक्षा भी करती है और आपको ठीक भी करती है। तो पीसीओडी पीसीओएस को लेकर ये कार्यक्रम जो मैंने डिज़ाइन किया था उसके पीछे यही कारण है कि जितने लोग इसके बारे में सीखें, जितने लोग इसके बारे में जानें। और बॉयज़ से भी मैं कहूँगा कि इन फ्यूचर आप लोगों की शादियाँ होंगी, भगवान ना करे आपको ऐसा वो दिन देखना, तो डू कोऑपरेट कीजिएगा। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है। मैंने सबसे पहले देखा है कि मेल सबसे पहले दिमाग ख़राब करता है औरत का। इधर से उधर भागो, चक्कर काट रहे हैं डॉक्टर्स के, यहाँ पे कोई आ गया, पैसा भी खर्च हो रहा है। आते हैं क्लिनिक पे बहुत सारे लोग, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग ही प्रकार का होता है। सो इस मंच से मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर जितनी भी गर्ल्स बैठी हुई हैं और आपके थ्रू भी ये बात जहाँ तक पहुँचेगी, हमारे चैनल के माध्यम से भी जहाँ तक पहुँचेगी, कि जितनी भी गर्ल्स को पीसीओडी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं उसको लेके अवेयर होइए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है अपनी और दूसरी फैमिली की लाइफ को डिस्टर्ब करने का। ठीक है, ये आपके भाग्य में आई, वो आपकी गलतियों की वजह से। और अगर इन सारे डिसऑर्डर्स की बात करूँ ना, तो केवल एक ही कारण है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, आज लड़कियां उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती। इस वजह से ये सारी समस्याएं आज फेस करनी पड़ रही हैं। तो वो प्रोटोकॉल क्या है? वो प्रोटोकॉल ये है, बहुत सिंपल भाषा में समझा दूँ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन
बहुत तेज़ दौड़ना, भागना, चलना, बहुत देर तक बैठे रहना, फॉरवर्ड बेंडिंग करना, स्टेज चढ़ना उतरना, हैवी बैग कैरी करना, इन सब चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हो करो, तभी बच पाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड, हमेशा डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड कीजिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी डाइट है उस टाइम पे। एंड ऑलवेज यूज़ सच काइंड ऑफ यूट्राइन टॉनिक। यूट्राइन टॉनिक का माने जो आपके शरीर को टोन करता है, और ये नॉन साइड इफ़ेक्ट, नॉन हार्मोनल होते हैं, आप लॉन्ग लाइफ इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं हर लड़की को एक ही सजेशन देता हूँ, मेनास टू मेनोपोज एक यूट्राइन टॉनिक आप उठा लीजिए, कपालभाति और बटरफ्लाई एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में आप ऐड कर लीजिए, हेल्दी डाइट को आप फॉलो कीजिए, बाहर की चीज़ों से बचिए, आप कभी भी बीमार नहीं हो सकते। वरना ये जितनी भी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अभी बहुत सारी तो इसमें लिखी भी नहीं, ये तो मेजर है जो दिखाई देती हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक है, वो है मेंस्ट्रुएशन प्रोटोकॉल को प्रॉपर तरीके से फॉलो ना करना। क्यों? क्योंकि पीरियड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मासिक धर्म, ठीक, धर्म। और धर्म का क्या किया जाता है? धर्म का क्या करना होता है? पालन करना होता है। धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, इसीलिए ये सारी की सारी समस्याएं। और धर्म को पालन करने की एक प्रोटोकॉल है। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मेरी भी हैं कुछ एक दो वीडियोस जिसमें मेंस्ट्रुएशन प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन किया है। तो ऑलवेज ट्राई, आप बहाने नहीं बना सकते, आप अपने शरीर के साथ एक्सक्यूज नहीं, आप दुनिया से लड़ लोगे लेकिन आप अपने आप से नहीं लड़ पाओगे कभी भी, ना अपने आप से कभी जीत पाओगे। और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि मेंस्ट्रुएशन प्रोटोकॉल को आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो कर सकते हो, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से आप निश्चित रूप से बचने की संभावना है। एंड सेकंड जो बात आती है वो आती है न्यूट्रिशन की। जब हम न्यूट्रिशन पे आते हैं तो न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है, ठीक। अभी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ वो बताते रहते हैं कोई कुछ कि ये खाओ वो खाओ ये खाओ। प्रकृति ने जितना कुछ भी इस धरती पे दिया है प्राकृतिक रूप से, वो सारी की सारी चीज़ें खाने योग्य हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू माई प्रकृति, कि अगर मैं सपोज दैट कोई वात प्रकृति का है तो यहाँ पे कढ़ी चावल कितने लोगों को पसंद है खाने? कढ़ी चावल, ठीक है। ये कढ़ी चावल खाने वाले जितने भी हैं सारों को देख लो, इनकी हाइट भी ठीक ठाक होगी, दुबले पतले होंगे। दैट इज वात प्रकृति। मीठा खाना, आलू खाना जितने लोगों को पसंद होगा वो सारे कफ प्रकृति के होते हैं। छोले भटूरे, इस टाइप का ऑयली फूड उनको बहुत पसंद होता है, ये कफ प्रकृति के होते हैं। पित्त प्रकृति वालों को चाट जैसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो शरीर की जो प्रकृति है, जब हम उसी की तरह की चीज़ें खाते हैं तो फिर हमारे शरीर में डिसऑर्डर पैदा होता है। तो हमें उसकी विपरीत हमें खाना होता है ताकि वो संतुलित रहे, संतुलित बनी रहे। अभी तो घर में कढ़ी चावल बन रहा है तो घर में वात वाला भी है, कफ वाला भी है, पित्त वाला भी है। एक को एसिडिटी बन गई, एक के घुटनों में दर्द हो गया, एक को जो है खांसी जुकाम शुरू हो गया। खाया सबने कढ़ी चावल ही था। तो अब धीरे धीरे लोग लौट रहे हैं, उस सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, सब सीख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो मैं सभी गर्ल्स को एक ही बात कहूंगा कि एक इसमें सबसे पहला और सबसे ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिसको आप डीप ब्रीदिंग, कपालभाति और सूर्य नमस्कार, इन तीनों एक्सरसाइज के ज़रिए, ठीक, तो अपनी आदत में डालिए। क्योंकि ऑक्सीजन एक सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीविटामिन है जो प्राकृतिक रूप से हमको मिला है। आपने 2 साल पहले देख लिया कितनी मारा मारी हुई है, कितने लोगों के फ़ोटो पे माला टंगी है इस ऑक्सीजन के अभाव में, ठीक है। तो प्राकृतिक है, रोज़ डीप ब्रीदिंग करके इसको फिल कर लिया करो। चलो एक सवाल और पूछता हूँ, अगर कोई जवाब दे। हमारे जो लंग्स हैं उनमें कितनी ऑक्सीजन आती है पर डे? हमारे जो लंग्स हैं उनमें कितनी ऑक्सीजन आ जाती है? 5 लीटर। हम लोग ऑन एन एवरेज एक दिन में कितनी बार सांस ले लेते हैं? 21,600 टाइम्स इन अ डे। हमारी एज किस चीज़ के ऊपर निर्भर करती है?
हमारी सांस चल रही है इसके ऊपर, ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल में भी लोग निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारी एज जो निर्धारित की गई है वो हमारी सांसों के ऊपर है कि आपने इतनी बार इनहेल कर लिया और इतनी बार आपने एक्सहेल कर लिया, कोटा ख़त्म, जाओ निकल लो। तो जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप ब्रीदिंग को एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं। एक जानवर होता है 4 पैर वाला, पूंछ उसकी ऐसे टेढ़ी होती है, आज तक कोई उसे सीधी नहीं कर पाया। कितने साल जीता है? कितने साल हैं? 14, 12 to 14, ठीक है। सारा दिन खिला लो, सारा दिन खा लेगा, कितनी बार ही दे दो उतनी बार ही खा लेगा। सांस कैसे लेता है? जीभ पूरी बाहर निकाल के पूरी तेजी से, 10-12 साल में बम मार दे। एक होता है कछुआ, बड़ी आराम से जीवन चलाता है अपना, लंबी गहरी सांस लेगा, कितने साल जीता है? 400 to 500। जैसे हमारी संहिताओं में है कि महर्षि वशिष्ठ ने 10,000 वर्ष तपस्या की, ऋषि वाल्मीकि ने 50,000 वर्ष तपस्या की। अभी इस कलयुग में भी बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे 125 ईयर्स ओल्ड, 120। अभी वर्तमान में है वो शिवानंद जी बनारस के, जिनको लास्ट ईयर पद्मश्री मिला, 116 ईयर्स ओल्ड। उनको खुद नहीं पता था उनकी जन्म का, उनके पास कोई ताम्रपत्र मिला हुआ था पहले, उसमें उन्होंने देखा, उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि 116 साल इनकी वर्तमान में है और 84 के 84 आसन कर लेते हैं। तो जब न्यूट्रिशन की बात आती है तो वो व्यक्ति कहता है न्यूट्रिशन मैंने जीवन में जौ की रोटी और मूंग की दाल के अलावा कभी कुछ खाया नहीं। 2 रोटी जौ की सुबह, मूंग की दाल, 2 रोटी जौ की शाम को और मूंग की दाल। हम यहाँ पे वेट लॉस के लिए पेशेंट को बता देते, वो कहते जी ये खाया कैसे जाएगा। तो न्यूट्रिशन को लेके बहुत सारे मिथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हल्का सुपाच्य भोजन आप रोज करेंगे, आपका पेट हमेशा ठीक रहेगा, आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो सांसों के ऊपर आप अपनी कमांड करना सीखो, ये अपने आप में बहुत बड़ी सिद्धि है, जिसको कंट्रोल करना आपने सीख लिया। क्योंकि प्राणायाम का मतलब है प्राण को आयाम देना। जिस दिन आप इसको सीख लोगे ना, आपकी लाइफ ही कुछ और हो जाएगी। 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा खर्च होने वाली चीज़ क्या है? पढ़ाई में खर्च होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एनर्जी। और दिमाग? दिमाग खर्च होता है कि स्टोर करता है? एग्जैक्टली, वो आपकी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक। और सबसे ज़्यादा एनर्जी वही कंज्यूम करता है। क्यों? हम जितनी भी ऑक्सीजन डेली कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से 92% अकेला उसको चाहिए, क्योंकि वो किंग है इस पूरे शरीर का। इसलिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। आप 21 डेज कंटिन्यू, आप 100 टाइम्स कपाल भाती और 100 टाइम डीप ब्रीदिंग आप करके देख लो, आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाएगी, गारंटेड। करके देख लीजिए आप 21 डेज, 100% काम करता है। सो डीप ब्रीदिंग एंड कपाल भाती एंड सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो अपने आप में कंप्लीट जिम है, आपकी हेड टू टो एक एक जॉइंट को खोल देता है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी आपके शरीर के अंदर रहेगी, आप उतने हेल्दी रहोगे। एंड सेकेंड इज विटामिन डी। विटामिन डी हमें किससे मिलेगा? सूर्य की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो हमारी स्किन के अंदर गामा ओरिजिनॉल पाया जाता है, वो इसको एक्टिव करता है, तब विटामिन डी हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। इट्स ए केमिकल रिएक्शन, इसके लिए हमको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, फॉर द एग्जांपल मैं एक डिजीज़ के ऊपर तो मैं बात करूंगा, ये हमारे प्रोफेसर साहब का एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था एक बार शाम को, कि थायराइड और विटामिन डी का दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक है। आप किसी का भी थायराइड टेस्ट करा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम विटामिन डी डेफिशिएंसी मिलेगी। और विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक कोई पैरामीटर नहीं बना है। पैथोलॉजिस्ट खुद इसके बारे में आपस में लड़ रही हैं, कोई इसको 30 to 100 नॉर्मल मानता है, तो कोई इसको 70 to 250 नॉर्मल मानता है। तो एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। लेकिन अगर कॉमन सेंस की बात है, परमात्मा ने चीज़ें कितनी सही तरीके से अपने हिसाब से बना रखी हैं। सूरज अपने टाइम पे रोज़ उग जाता है, रोज़ अपने टाइम पे अस्त हो जाता है। वो अपने टाइम पे रोज, क्योंकि उसको मालूम है कि हर दिन एनर्जी चाहिए।
अगर वो नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, प्लांट्स के अंदर प्लांट फूड डेवलप नहीं होंगे। ठीक, सो विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एवरी डे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 10 मिनट आप डेली मॉर्निंग आवर्स में धूप में बैठा करो, एक हल्का कॉटन का कपड़ा पहन के। और अगर आप उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग कपालभाति करोगे तो आपका 5-10 मिनट के अंदर दोनों काम आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट इज विटामिन बी। विटामिन बी एक दूसरा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे शरीर का पिलर है। कहाँ से मिलेगा? वैसे हर किसी के अंदर पाया जाता है, पर मोस्टली नॉन वेज में इसकी ज़्यादा पोटेंसी रहती है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए दूध एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। किशमिश और अंजीर भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का, और स्पिरुलिना भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी का। नेचुरली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो गर्म पानी की लेक में पाई जाती है, ये बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है। एंड यूट्राइन टॉनिक, दिस इज़ फॉर वुमेन्स, कभी इसको मेल भी फॉलो कर दे, ये आपके लिए नहीं है। यूट्राइन टॉनिक फॉर फीमेल्स, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का, आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे, और बहुत सारी लड़कियों ने कुछ ना कुछ इश्यूज़ में कि मैंने वो सिरप पिया था, कोई भी लिया होगा, तो आपने जो सिरप आपने यूज़ किए बेसिकली आप उनको पढ़ोगे ना तो उस पर लिखा रहता है मेनार्स टू मेनोपोज। आप मेनार्स से मेनोपोज तक अगर आप यूट्राइन सिरप को लेंगे तो ये पीसीओडी, पीसीओएस, लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज और ये आपका मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, यूट्राइन फाइब्रोइड, इन सब चीज़ों से आप बचे रहेंगे। एंड फिफ्थ इज ट्रेन योर ब्रेन। आपका दिमाग ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ है। आज अगर आप लोग किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, या बाहर जितने लोगों को भी आप अटेंड करोगे इन फ्यूचर, जब आप अलग अलग हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे, जॉब करेंगे, तो जिन पेशेंट्स को आप फेस करेंगे आप उन्हें पाएंगे कि उनका दिमाग बीमार है। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन सेवा करने वाली इंडस्ट्री का पार्ट आप लोग हैं, मेडिकल इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग उम्मीद के साथ आते हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया, वो पहले से डिप्रेशन में है, वो पहले से स्ट्रेस में है, पहले से उसको एंजाइटी है, वो खुद डायबिटिक है या खुद उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, वो क्या ट्रीटमेंट करेगा? मैंने बहुत सारे दिल के डॉक्टर हार्ट अटैक से मरते हुए देखे हैं, बहुत सारे जॉइंट पेन स्पेशलिस्ट के घुटनों में दर्द है। मैं इसी बात पर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स, किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। क्यों? क्योंकि दिमाग में केवल एक ही चीज़ रही कि हमें बीमारियों के ऊपर काम करना है। और मेडिकल साइंस के अंदर चाहे वो कोई भी पैथी हो, एक बात पढ़ाई जाती है, द प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कि ज़्यादा सस्ती है रादर देन किसी बीमारी को ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि दवाइयों पे भी पैसा खर्च होता है, और उसके अलावा जो आपका मेंटली डिस्टर्बेंस होता है वो अलग। सो ऑलवेज बीइंग हेल्दी, ऑलवेज ट्राई टू बी हेल्दी। और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते, एक मेडिकल सर्वेंट होने के नाते आपका ये राइट बनता है कि आप लोगों को अवेयर करें अपने ज्ञान के द्वारा, लेकिन वो चीज़ें जो आपने खुद अपनी लाइफ में अचीव की हों, जो आपने अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखा हो। मैं अगर सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूँ तो लिटरली आई टेल यू, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। 108 kg मेरा वेट था 2011 में, नाउ आई एम 88, और कुछ नहीं किया, रनिंग और ये सूर्य नमस्कार, आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी को। मेरे साथ के बहुत सारे मेरे मित्र हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, सारे मेरी एज के हैं, आई एम 45, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। तो हेल्थ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस, थोड़ी सी आपकी जानकारी आपको बेहतर कर सकती है, और एक अनुशासन। और लास्ट में फिर से मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, आप 21st सेंचुरी के उस दौर में हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये संवाद का युग है, इसलिए संवाद करना सीखो, सवालों को पूछना सीखो, क्योंकि आपके सवाल आपकी एजुकेशन को, आपकी एकेडमिक्स को, आपके मेंटल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनली अपनी लाइफ में आप आयुर्वेद को हिस्सा ज़रूर दीजिए, ये मेरा आपसे बस एक निवेदन है, क्योंकि आयुर्वेद हमारी भारतीय संस्कृति का एक धरोहर है, और बीइंग एन इंडियन हमारा एक राइट बनता है कि हम इस धरोहर को संजोएं। स्टडी आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट इसके पैरेलल अगर आप इसकी नॉलेज भी आप गेन करेंगे
और निश्चित रूप से मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो चैनल है ये आपको 100% आपको उसमें कॉपरेट करेगा। ये ऋषिराज आयुर्वेदम के नाम से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं? जी, पीसीओएस और पीसीओडी की बात हो रही थी, तो आपने बताया उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसके कुछ सिम्टम्स जैसे कि सिम्टम्स सिम्टम्स हैं, मतलब सिम्टम के अंदर ही है, लेकिन सर हम डायग्नोस करने में विच जस्ट समटाइम्स गॉट लेट, बड़ा लेट हो जाता है, तो अर्ली डायग्नोसिस इतना जल्दी हो नहीं पाता, इसकी वजह से जो सिम्टम्स हैं वो और भी ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। सर अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं? और सेकंड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो जिससे हम अवेलेबल के पीसीओडी को स्टॉप करने के लिए या इसको प्रिवेंट करने के लिए चला रखे हैं, तो ऐसे कोई प्रोग्राम वगैरह हैं? ऐसे तो कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं है, क्योंकि इतने सालों से केवल एक ही चीज़ के ऊपर काम कर रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। वो उसको केवल उन्होंने एक ही चीज़ को टच किया है, एक मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और दूसरा मॉल नरिशमेंट। वो लोग कुपोषण के ऊपर और हाइजीन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट जो डिसऑर्डर इन दोनों चीज़ों की वजह से डेवलप हो रहे हैं उसके ऊपर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम उनके नहीं चल रहे। हमारे जैसे पागल थोड़े से कम हैं, वो लगे रहते हैं ऐसी सब चीज़ों को करने के लिए। अभी आपने जैसे बात की कि पीसीओडी डायग्नोसिस, अभी जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं पता कि मुझे एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे 3 लक्षण हैं, तो हम जितना लोगों को इन 3 सिम्टम्स के बारे में हम अवेयर करेंगे तो ऑब्वियसली वो खुद डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो वर्कशॉप मैंने डिज़ाइन की थी वो इसी आधार पर डिज़ाइन की थी कि जितनी बच्चियाँ इसको सुनेंगी वो सेल्फ डायग्नोसिस फेज़ में चली जाएँ, कि उनको पता चले कि ये सिम्टम्स अगर मेरे अंदर आ रहे हैं तो मुझे अच्छा एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है, तो मुझे करना क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जो दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट इज़ ओलिगोमेनोरिया। पीरियड्स मोर देन, जो पीरियड्स का जो साइकिल है, जो गैप है, वो मोर देन 30 डेज चला जाता है। वो 35 दिन होगा, 40 होगा, फिर 1.5 महीने, 2 महीने। बच्चे बताते नहीं, वो घर पे जिक्र ही नहीं करते इस बात को, संकोच। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है, इस संकोच को ही ख़त्म करना है। जब डिसास्टर हो गया फिर तो ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट है दुनिया भर के, हम लोग भी करते हैं डेली। पता नहीं कितना पेशेंट पीसीओडी पीसीओएस का आता है। 5 साल शादी को हो गए, कंसीव नहीं। अभी 3-4 कॉल अभी मेरे पास है, जब मैं घर से चला यहाँ पे आने के लिए तभी कोई मुजफ्फरनगर से आया हुआ पेशेंट है, उनको किसी ने बताया होगा। तो मेन चीज़ है अवेयरनेस। जब प्रॉब्लम आ जाएगी, जब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हम क्यों देखें हम सरकार की तरफ, ये तो आती जाती रहेंगी, अपने अपने हिसाब से चीज़ों को करती हैं। भाई लाइफ हमारी है तो डिसीज़न तो हमें लेना पड़ेगा। ठीक, तो अवेयरनेस बेटा मेरे को लगता है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर लड़की को पता होना चाहिए अबाउट मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो ना करने जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या हैं, और उन सिम्टम्स को आ जाएँ तो वो ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, और कोई? जी नहीं है। हाँ मतलब सिम्टम्स थे, लेकिन मेरे को एक्ने कभी नहीं हुए, ओनली फेशियल हेयर्स थे, वो भी अब रिमूव हो चुके हैं। हाँ लेकिन सर कभी मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब होता था, लेकिन बीच में रेगुलर होता था। हाँ ठीक है, लेकिन एक्ने मुझे भी बहुत टाइम तक डायग्नोस नहीं होता पीसीओडी है, क्योंकि लोग बात बोलते थे एक्ने होता है, लेकिन एक्ने वगैरह मेरे फेस पे एक भी नहीं था। अब रेगुलर है, लेकिन कभी कभी फिर भी प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको सिर्फ ज़्यादा कुछ मत करो बेटा जी, आप केवल कपालभाति और बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप रेगुलर करना शुरू करो। और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग आवर्स में करें, किसी भी समय जब भी आपको टाइम मिले आप उसको करेंगी, ये प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए ठीक रहेगी। पीसीओडी इज़ ट्रीटेबल, पीसीओएस इज़ मैनेजेबल। पीसीओडी ठीक होती है, बड़े आराम से ठीक होती है अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए। अभी जब मैं ये बोल रहा था तो बीच में मैंने एक बात कही थी कि यहाँ पर 4-5 पेशेंट हैं, और रियली आई अप्रिशिएट यू कि आप एक इस भीड़ के सामने आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि आपको पीसीओडी है। ये बात, ये वाकई में आप क्लैपिंग की हकदार तो हैं। ये इतना आसान काम नहीं सार्वजनिक रूप से इसको एक्सेप्ट करना। मैंने जिन सैकड़ों हज़ारों लड़कियों का ट्रीटमेंट किया, उनकी शादियां हुई, कंसीविंग हुई, उनको मैंने कॉल की कि मैं आपका एक फीडबैक वीडियो मैं आपका लेना चाहता हूँ। नहीं भैया वो नहीं, प्लीज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज़ आप अपने अंदर लाइए, अपनी बात को टाइमली एक्सप्लोर कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। आपने टाइमली उसको
डायग्नोस कर लिया और आपने उसको ट्रीट भी कर लिया। तो कोई भी एक यूट्राइन सिरप, बहुत सारे यूट्राइन सिरप है, देन मेक अ कॉल, आई विल सजेस्ट यू, है ना। बट बटरफ्लाई एक्सरसाइज और कपालभाति ये सबसे ज़रूरी है, आपको कभी भी नहीं आपको परेशान करेगी। कपालभाति को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है, सॉरी आई इंटरप्ट यू, कपालभाति को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत सारे लोग कपालभाति को बहुत तेज़ी से करते हैं। ठीक, एक बार योग कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हमने बात रखी थी कि भाई आप लोग जो बता रहे हो कपालभाति, जब हम जानते हैं कि इंसान की उम्र केवल सांस लेने और छोड़ने के ऊपर निर्भर करती है, तो वो तो उसका तो मीटर चालू है बराबर। आप एक बार सांस ली, एक बार छोड़ दी, उसने तो तुरंत एक कम कर दी। तो कपालभाति कभी भी तेज़ी से करने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। इसमें एक बार इनहेल किया जाता है, 5 बार एक्सहेल किया जाता है। वो पूरा वीडियो है मेरा, आप उसको देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। उसी तरीके से आप करेंगे 100% आपको कभी लाइफ में कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। और कोई? सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि मतलब पहले ऐसा होता था जैसे लड़कियों को पीरियड होते थे, वे किचन में जा सकती थी, पूजा पाठ भी कर सकती थी और मतलब जिम के लिए जाते थे। तो सर आपने कहा इसका साइंटिफिक रीजन है? इसका वैज्ञानिक कारण, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत देर तक बैठना, उठना, चलना, खड़े रहना, इनमें से कोई भी पोस्चर आपके लिए ठीक नहीं है। जितना आप सीधा लेट सकते हो उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। एक ओवम रप्चर होकर बाहर जाएगा, PRL आपका बढ़ा हुआ है, पूरे शरीर के एक एक रोम से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। किचन में आप जा रहे हो, वहाँ पर आप खड़े भी रहोगे, ये नहीं कि आप किसी सामान को छू दोगे तो वो बीमार हो गया, ऐसा नहीं है। आपको इन्फेक्शन पकड़ सकता है, कोई भी आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और आप, उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं इसको, पोस्टपार्टम फेज में महिला को बिल्कुल अलग रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का शोधन हो रहा होता है, वो रिजिनोवेट करती है। तो जब हम उसको बाधित कर देते हैं, लाइक पूजा पाठ है, पूजा पाठ इसलिए नहीं कि भगवान नाराज़ हो जाएंगे, आपको बैठना तो पड़ेगा ना, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको पूजा पाठ करना, आप बैठोगे ना, बैठते ही वो सब मामला डिस्टर्ब है। तो इसका जो साइंटिफिक कारण है वो यही है कि आपका जो पेल्विस रीजन है, जितना आप उसको रेस्ट दे दोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, वरना इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ये होना एक बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। दैट इज द बिगेस्ट कॉज। कि आजकल अमूमन व्यक्तियों में एक बीमारी है और वो यूरिक एसिड, जिसकी वजह से उसकी नसों में दिक्कत, जॉइंट्स पेन वगैरह ये होते हैं। और जहाँ तक मैंने समझा है कि पहले हमारी अम्मा, बाबा, दादी जो थी वो दाल अक्सर बनाती थी, दाल और चावल जो बनाती थी वो एक खुले बर्तन में बनाती थी, और वो खासतौर से पीतल या तांबे वगैरह के घर में होते थे, उनमें बनाती थी। तो जब वो बनाती थी तो जो उबाल उसमें आता था दाल में, उसके ऊपर से वो उतर जाता था, ऐसा मैंने पढ़ा जी। उतरने के बाद जो उसमें जो केमिकल्स वगैरह दाल में लगते हैं वो निकल गए। आज वो स्थिति नहीं है, आज हम सब कुकर में बनाते हैं हमारे, तो जितने केमिकल सब उसमें आ गए। तो उन्होंने कहा था उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है। क्या ठीक है? कुछ हद तक। तो फिर यूरिक एसिड बढ़ने का दूसरा क्या कारण है, उसके क्या ट्रीटमेंट? प्रकृति ने जितनी चीज़ों को बनाया है, ये नियम है, ये अष्टांग हृदय में लिखा गया है। अगर आपने कभी राजीव भाई दीक्षित जी की आपने कोई वीडियो कभी सुनी हो, अष्टांग हृदय में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अन्न पकने में जितना समय लेगा, जो भी अनाज ज़मीन पे उगने के बाद पकने में जितना समय लेगा, उतना ही समय उसको पकाने में चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। आप समझोगे अब 6 महीने में गेहूँ पक रहा है तो 6 महीने लगेंगे गेहूँ को, तो ऐसा नहीं। जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग जो है थोड़ी स्लो है। अभी सेक्रेटरी साहब ने जो सवाल पूछा है यूरिक एसिड का, हाइपरयूरिसीमिया, इसमें जो मेजर कॉज है वो है वाटर इनटेक की कमी। पानी बहुत कम लोग पीते हैं, पानी के अंदर कंटामिनेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेड, आर्सेनिक, कैल्शियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आता है। एक वो सबसे बड़ा कॉज है कि हमारा जो पानी है वो क्षारीय नहीं रहा, वो एसिडिक हो गया। और हमारा जो शरीर है वो 72% पानी का बना हुआ है। तो अगर पानी हमारा क्षारीय है तो जाहिर सी बात है कि हमारा शरीर भी अल्कलाइन होगा, और अगर हमारा पानी एसिडिक है तो हमारी बॉडी के अंदर पानी ही प्रोड्यूस होगा। यूरिक एसिड
बढ़ने में ये पानी को आपको शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन इंटेक इसलिए कम किया जाता है क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए किडनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यूरिक एसिड तो होता है हमारे शरीर में, अगर वो नहीं होगा तो ब्लड प्योरीफाई नहीं हो पाएगा, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, अब इसके ऊपर भी एक सवाल बात है कि कुछ पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं इसको 6 पे मैक्सिमम मानते हैं, बॉर्डर लाइन पे, कुछ इसको 7 पे मानते हैं। लेकिन मैंने अपने करियर में देखा है कि मोर देन 5 जाते ही अपने सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। तो पहला कारण पानी की अशुद्धि, ये सबसे पहला कारण है सर। दूसरा, जो दाल हम बना रहे हैं वो इतनी तेज़ी से बना देते हैं कि ना तो कुछ देर उसको भिगो दिया तो थोड़ी बहुत देर, आधा घंटा 1 घंटा, पहले रात को भिगोते थे, सुबह पकती थी, चूल्हे पे पकती थी खुले में रख के, जिससे उस पर धूप भी पड़ती रही, साथ साथ उसके अंदर विटामिन डी भी आ जाए। तो वो प्रक्रिया अलग थी। अब समय नहीं है, हम लोग बहुत तेज़ी में, सुबह 6 बजे सो के उठ रहे हैं, 7 बजे ऑफिस के लिए निकलना है, 1 घंटे के अंदर हम फ्रेश भी हो रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, हम नहा भी रहे हैं, हमारे वो सारे नित्य कर्म उस 1 घंटे के अंदर अंदर, कुछ तो करते भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होंगे कलाकार जो ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आते होंगे घर से, जबकि ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फूड ऑन टाइम और पानी का हेल्दी होना, ये दोनों चीज़ें सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो कारण है कि प्रोटीन को बहुत धीमी आंच पे और एक लंबी प्रोसेसिंग में पकाया जाना चाहिए, जबकि हम उसको बहुत तेज़ी से एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में पका डालते हैं, एंड दैट इज़ द सेकंड कॉज। ये 2 सबसे बड़े कारण हैं। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन इसकी हैं आयुर्वेद के अंदर, लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक टैबलेट दी जाती है फैब्रिक 40, ले देखिए, वही एक साल्ट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और कभी भी 7 से 10 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते पेशेंट को। तो पहला कि प्रोटीन इंटेक कम किया जाए पेशेंट का, दूसरा वाटर इंटेक बढ़ाया जाए, तीसरा अंजीर और किशमिश रात को भिगो दीजिए, 2 अंजीर और 8-10 किशमिश रात को भिगो दीजिए, मॉर्निंग आवर्स में आप उसको अच्छे से धो के आप उसको पी लें। अगर पानी अच्छा है, आपके पास एक बढ़िया प्योरीफायर है, पानी अगर आपका अच्छा है, पीने योग्य है, तो आप उस पानी को भी पी सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए ब्लड का प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड की कल्चर है, ब्लड हमारा एसिडिक हो गया इसलिए हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया, इसकी वजह से हमारी जॉइंट पे स्वेलिंग आती है। ये तो है नेचुरल। सेकंड, प्रकृति ने एक चीज़ हमें बहुत अच्छी दी है, दैट इज़ पुनर्नवा और मकोई। तो पुनर्नवा और मकोई यूरिक एसिड को नीचे लाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और अगर हम उसके साथ गिलोय भी अटेंड कर दें तो ये और बेटर बन जाता है। आप इसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, बाकी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उसको जूस फॉर्म में बना रहे हैं, उसका इंटेक किया जा सकता है आफ्टर मील और बिफोर मील्स। तो ये सर यूरिक एसिड का एक ट्रीटमेंट है, यही मैं अपने पेशेंट्स को भी सजेस्ट करता हूँ, निश्चित रूप से आशातीत परिणाम मिलते हैं। मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाऊँ तो कैशोर गुग्गल इज़ द फाइनेस्ट टैबलेट। आप 2 टैबलेट वाइज आप सुबह शाम आप लेंगे, 100% आपका यूरिक एसिड जल्दी नीचे आ जाएगा। और डॉक्टर, जो सेक्रेटरी साहब ने क्वेश्चन किया था उसी से संबंधित ही है, क्योंकि वो किडनी प्रोफाइल से मेरा संबंधित क्वेश्चन है जी। जहाँ आजकल हार्ट की डिजीज बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, वहाँ किडनी डिजीज भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। बिल्कुल। अभी आपने यूरिक एसिड के बारे में बताया और उसकी भी कुछ मेडिसिन भी आयुर्वेदिक की बता दी जी। किंतु थ्रेटनिंग जो है जब ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ जी इसलिए मैं ये आपसे जी जी करना जी चाहता हूँ, जी व्यक्तिगत है जी और ये सभी से संबंधित भी है कि क्रिएटिन हमारा कंट्रोल है। जी। जब क्रिएटिन बढ़ा तो मैं एक हॉस्पिटल गया तो मुझे ये कह दिया गया कि आप किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, यू डोंट गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, यू हैव टू गो फॉर द ट्रीटमेंट ओनली एलोपैथिक मेडिसिन। जी। अगर आपने आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज किया तो आपकी किडनी डैमेज जल्दी हो जाएगी। जी दूसरी बात आपने बताया कि वाटर इनटेक कम होता है जी तो यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, जी। और जहाँ किडनी बढ़ जाता है, किडनी थोड़ा डैमेज होने लगती है, तो फिर हम कहते हैं कि वाटर इंटेक कम करना पड़ता है। तो व्हाई इट इज कंट्रोवर्सी इन दिस स्टेटमेंट? नो सर, दिस इज़ नॉट कंट्रोवर्सी, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। और दूसरा मैं ये, क्योंकि आपका अधिकार है आयुर्वेद जी इसलिए मैंने एक प्रश्न किया कि जहाँ एलोपैथिक में मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप आयुर्वेदिक में बच जाइए,
जी आप केवल एलोपैथिक लीजिए, जी तो क्या वो आयुर्वेदिक लेना गलत है? और यदि वो है तो फिर कौन सी ऐसी चीजें ली है कि देखिए, जी हाँ इतनी बात जरूर है कि मेरा वो वाटर इनटेक ज़्यादा लेने से वो मेरा किडनी लेवल अपने आप से कम आया। जी कंट्रोवर्सी नहीं है सर। एक्चुअली मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि एक व्यक्ति बीमार हो गया, वो घर से निकला डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर शशिकांत मिल गए, उन्होंने कहा ऐसा करो फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। कोई रिलेटिव मिला, अरे इनसे तो अंग्रेजी से तो बहुत नुकसान है, आप एक काम करो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लो, वो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी पैथी में कोई बुराई नहीं है, हर पैथी की अपनी कुछ प्रोटोकॉल हैं, अपने उसको कुछ चार्म हैं, हर एक के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो वो तो सर व्यापारिक लड़ाई है। एक वो लॉबी, जो दो लॉबी बनी हुई है ना, एक आयुर्वेद का झंडा उठा रहा है और एक एलोपैथ का झंडा उठा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम बढ़िया, वो कह रहे हैं कि हम बढ़िया। सब बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है। तो इस स्टेटमेंट का तो जवाब नहीं दूंगा कि उन एलोपैथिक प्रैक्टिशनर ने ऐसा क्यों कहा कि किडनी आपकी डैमेज हो जाएगी। वो उनकी सोच थी। हो सकता है उन्होंने कोई केस ऐसा स्टडी किया हो, वो कहीं गलत हत्थे चढ़ गया हो कोई पेशेंट, और उसको नुकसान उठाना पड़ा हो। लेकिन हार्ट, किडनी और लिवर, ये दीज थ्री आर द ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पानी का इंटेक उतना, अगर हमारा शरीर पानी की, जब मैं इंटेक के बारे में पूछता हूँ कितना पानी पीना चाहिए, कोई बोलेगा 5 लीटर, कोई बोलेगा 6 लीटर, कोई बोलेगा 10 लीटर। नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं। इस नियम के विषय में का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि 30 ml पर kg लिक्विड, 30 ml पर kg लिक्विड एक ह्यूमन बॉडी की रिक्वायरमेंट है। मौसम चाहे कोई भी हो, आपने उससे एक्सेस पी लिया, कोई नुकसान नहीं, कम नहीं होना चाहिए। तो अब सपोज दैट कोई व्यक्ति 100 किलो का है, तो 30 ml पर kg के हिसाब से 3 लीटर पानी उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। केवल पानी नहीं, आपने सूप भी लिया होगा, आपने चाय भी ली होगी, आपने दूध भी लिया होगा, आपने बहुत सारी चीज़ें इंटेक की होंगी जिसके अंदर लिक्विड था। तो ये तो है सर पानी का क्राइटेरिया कि इतना लिक्विड हमें लेना चाहिए, ज़्यादा का और कम का नहीं है। अगर पेशेंट की डायलिसिस की जा रही है, पेशेंट डायलिसिस पे है, तो उस समय ज़रूर वाटर इंटेक ये लोग कम करवा देते हैं ताकि किडनी को ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। ऐसे सैकड़ों हज़ारों केस हमारे बड़ौद के अंदर ही हैं जो डायलिसिस पे थे और वो वापस आए, उनकी डायलिसिस भी बंद हुई और उनकी किडनी भी धीरे धीरे रिकवर कर गई। जिन 2 मेडिसिन का मैंने नाम लिया, उसमें एक मेडिसिन और ऐड करता हूँ, पुनर्नवा फर्स्ट, सेकंड मकोए एंड थर्ड इज गोखरू, बड़े वाला। ये हाँ जी, पहाड़ी गोखरू। ये तीनों के तीनों किडनी के लिए अमृत के समान। अगर हार्ट को भी दुरुस्त करना है तो उसमें अर्जुन और मिला देते हैं। अर्जुन एक और बेटर चीज़ है। लिवर के लिए पुनर्नवा और मकोई बहुत अच्छी है, और थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, भुई आंवला मिला देते हैं। पांचों की पांचों चीज़ें अगर कोई व्यक्ति रेगुलर इंटेक करता है, क्वाथ के रूप में, पाउडर के रूप में, तो निश्चित रूप से ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होगी जो उनको निश्चित लाभ करेगी। ऐसे मंच पर हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ ऐसे सिरप हैं जो वाकई में अल्टीमेट है और वर्ल्ड वाइड वो जाने जाते हैं। और बहुत सारी दूसरे साइड की लॉबी भी है, जैसे हमारे आयुर्वेद में ही बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारी जड़ काटने पर लगे हुए हैं, BMS MD लिखते सारा दिन एलोपैथ मेडिसिन। तो मैंने बहुत सारे ऐसे एलोपैथ भी देखे हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं। आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। इनमें मेरठ के 2 बड़े नाम हैं, 2 ऐसे बड़े नाम हैं जो सर्जन है दोनों के दोनों, और प्री सर्जरी फेज में और ड्यूरिंग सर्जरी फेज में और पोस्ट सर्जरी फेज में वो आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। दे बोथ आर ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो गुर्दे को, किडनी को सुरक्षित रखने के लिए क्रिएटिनिन, सर हम पैथोलॉजी पे ही तो चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है उन पेपर्स पे ही तो चल रहा है। पैथोलॉजी आयुर्वेद का तो पार्ट है ही नहीं, ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस का पार्ट है। तो अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला है नाड़ी परीक्षण और शरीर के लक्षण, कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। एक व्यक्ति का बीपी चेक किया, 180 सिम्टम उसके शरीर पे कोई भी नहीं आ रहा। अब क्या करें? अभी शुगर लेवल पहले 200 था, ये घटाते 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 120 पे आ गया, क्योंकि पहले ग्लिम्प्राइड थी, फिर पहले मेटफॉर्मिन थी, ग्लिम्प्राइड आई, अब ग्लिप्टिन आ गई। ग्लिप्टिन में भी कई कल्चर आ गई हैं निकल के। तो हर पैथी अपनी जगह ठीक है, कोई पैथी बुरी नहीं है।
लेकिन अगर हेल्दी रहना है तो आयुर्वेद इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं बेहतर तरीके से समझ के, डोंट बी कंफ्यूज। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़िंदगी जीना बहुत आसान काम है, इसको बहुत ज़्यादा उलझाने की ज़रूरत नहीं है। वही काम इसका है। प्रकृति ने हर क्षेत्र में हर चीज़ को दिया। आप देखोगे हमारे एरिया में कैस्टर बहुत है, अरंडी खूब है यहाँ पे, ठीक है, और जॉइंट पेन के पेशेंट भी खूब हैं। और चरक संहिता में वात संस्थान सूक्त में स्पष्ट लिखा हुआ है महर्षि चरक ने कि एरंड से बेहतर औषधि इस पृथ्वी पर वायु विकार के लिए कोई हो ही नहीं सकती। अगर हाफ से 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल या पाउडर आता है एरंड पाक के नाम से, उसको 1 टीस्पून डेली रात को दूध के साथ या पानी के साथ, लॉन्ग लाइफ। आपको कभी पेट की कोई समस्या, जॉइंट की, जो आप बोलते हो ना कि साइनोवियल फ्लूइड स्टिफ हो गया, ग्रीस खत्म हो गया जोड़ों का, हो ही नहीं सकता। दैट इज़ वायु विकार। अपान वायु थी वो कुपित हो गई गैस की वजह से। 5-6 चीज़ें जो मेन हैं। भुई आंवला लिवर के लिए बहुत अच्छा है, अर्जुन हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, और पुनर्नवा आपकी मकोए आपकी किडनी के लिए बहुत अच्छी है। और पुनर्नवा बोराविया डिफ्यूज़ा, ये एक ऐसी हर्ब है जिसका नाम ही इसलिए कहा गया है इसको कि जो पूरे शरीर को पुनर्जीवित कर दे, इसलिए इसको पुनर्नवा कहा गया है, जो पुनः नवीनीकरण कर दे। तो ये तो पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। खेल सारा शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। अगर आप इन चीज़ों को डेली लेते हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।